हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल साइंस, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आता है, प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, तो बेसिक पढ़ेंगे सारा कुछ, क्योंकि जनरली सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं लेकिन मटेरियल साइंस के बहुत कम टीचर मिलते हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा मटेरियल साइंस भी पढ़ लिया जाए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। उससे पहले भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल की, वो आप जान लीजिए, ठीक है, जिनको कि बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखिए कोई भी मैग्नेट होता है ना, तो उसमें एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बार मैग्नेट। इसको हम बोलते हैं क्या? बार मैग्नेट। और ये जो दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, इन्हीं को बोला जाता है क्या? मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। और यदि कोई भी मटेरियल जिसमें कि नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? हम परमानेंट मैग्नेट। इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है क्या? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट समझने के लिए माना कि आप समझ लीजिए कुछ ऐसा। माना कि मैंने कोई एक कंडक्टर लिया, मैंने कोई एक कंडक्टर लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका कंडक्टर दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें यदि हम करंट का फ्लो करते हैं, कनेक्टिंग मटेरियल में यदि हम करंट को फ्लो करते हैं, तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब भी हम कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यदि इसी कंडक्टर को मैं कुछ साइड व्यू में बनाऊं तो कुछ ये इस तरह दिखेगा, यानी कि इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। सीधा था, ये ऐसा था, ऐसा था, मैंने क्या किया, इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दिया, जो वर्टिकल एक्सिस थी उसके अबाउट घुमा दिया, तो ये कुछ इस तरह दिखने लगा, ठीक है। ऐसा था, मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये कुछ इस तरह दिखने लगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह दिखने लगा। यदि हम इसमें बोलते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और यदि हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं इस कंडक्टर के बारे में। एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस magnetic field, so it behaves like magnet, ठीक है।
जब हम इसमें करंट का फ्लो करते हैं तो इसमें एक आता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें जिसको कि हम पी एम से शो करने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई ए एन। एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखो इसको, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं, केवल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ लूप। अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखिए मैं आपको सिंप्लीफाइड भाषा में समझाता हूँ। अभी तक हमने क्या किया है, कोई भी हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वैसे मैग्नेट बनती कैसे है। मतलब कि यदि कोई मटेरियल में यदि हम करंट फ्लो करते हैं, कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसमें भी दो पोल जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और जिसमें परमानेंट ये पोल रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मैग्नेटिक डायपोल आता है। जो मैग्नेटिक डायपोल आता है ना, उसकी जो डायरेक्शन रहती है, ये एरिया है ना, ये एरिया बोर्ड के अंदर घुसा दीजिए, बोर्ड के बाहर घुसा दीजिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी अंदर रहेगी बाहर रहेगी उसको जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जनरल में ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ये राइट हैंड रूल से होता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल आ जाएगा। तो यदि हम करंट को कुछ इस तरह फ्लो कर रहे हैं, इस तरह फ्लो कर रहे हैं, तो इस तरह फ्लो कर रहे हैं, तो इधर पे बनेगा नॉर्थ पोल और इधर पे बनेगा साउथ पोल, और इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा जिसको कि हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये जो है ये कंडक्टर ये बिहेव्स करेगा लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट बनेगा नहीं, लगभग लाइक अ मैग्नेट बिहेव करेगा। तो इसमें भी दो पोल आ जाएंगे, डायपोल आ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रहेगा जिसको कि हम पी एम से शो करने वाले हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, आई ए एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पी की डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। राइट हैंड की उंगलियों को आप घुमाइए, राइट हैंड को लीजिए, उसकी उंगलियों को घुमाइए, तो जो उंगलियां घूमेंगी वो जो डायरेक्शन करंट की हो जाएगी, उसके अंगूठा जिस साइड परपेंडिकुलर जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन हो जाएगी, और वही डायरेक्शन हो जाएगी यूनिट वेक्टर की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ लिया, अब एटॉमिक डायपोल मूवमेंट भी जान लेते हैं। एटॉमिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, देखिए एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो जो सेंटर होता है उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और एक जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रहता है, माना कि इस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके चारों तरफ तो चक्कर लगाएगा ही, इसके अलावा वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी चक्कर लगाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। इसके अलावा देखिए कुछ और प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में सबसे पहला ऑर्बिट होता है जिसको कि हम बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। मैंने क्या बताया, जब हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो क्वांटम नंबर में हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब आपने नाम सुन रखे हैं ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑर्बिट जो होती है, ऑर्बिट को हम सेल बोलते हैं। इसी सेल के अंदर सबसेल होती है, और सबसेल के अंदर क्या होता है, सबसेल के अंदर आपका होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज मत होइए। ऑर्बिट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में
दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रॉन सेंटर के अबाउट तो चक्कर लगाता ही है, इसके अलावा वो एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। तो हर एक एटम एज अ एटॉमिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। किस वजह से? सेंटर के अबाउट इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की वजह से। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। माना कि जो एक बात का आप ध्यान रखिए, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका हम एटॉमिक डायपोल मूवमेंट को कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे तो वैसे आई ए एन वेक्टर। देखिए ये आपका ऑर्बिट है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी रेडियस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके अबाउट, इसके अलावा वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन हो रहा है, और एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? करंट तो फ्लो हो गई, करंट की वजह से ये पाई आर स्क्वायर इंटू एन वेक्टर, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा समझ में। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्पिन डायपोल मूवमेंट। इसको भी आप लिख लीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज स्पिन डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो स्पिन डायपोल मूवमेंट जो कि हम क्वांटम में पढ़ते हैं, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसकी वैल्यू याद रखिए, 1 माइक्रो बोर। 1 माइक्रो बोर की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा जो डायपोल मूवमेंट जनरेट होता है स्पिन की वजह से, देखिए इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट चक्कर लगा रहा है, प्लस अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, तो किसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा? तो इसमें आप ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, उसकी वजह से डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो स्पिन का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा नहीं, ये बहुत 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 ज़्यादा होता है। किससे? ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल डायपोल मूवमेंट कितना आ जाएगा एक एटम में? टोटल ये सम हो जाएगा डायपोल मूवमेंट ड्यू टू स्पिन प्लस डायपोल मूवमेंट, इस पर बाल लगा लीजिए हर जगह, क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑर्बिटल की वजह से आ जाएगा, ऑर्बिटल इन दोनों की वजह से आ जाएगा। और देखिए जो ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम इसको लगभग लिख सकते हैं, लगभग
पूरा समेशन इसका बराबर किसके हो जाता है, स्पिन डायपोल मूवमेंट के। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है ना, वो टोटल मूवमेंट के बराबर हो जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा एक बात और समझ लीजिए आप, जब भी हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो वो कुछ इस तरह इस नियम के अनुसार भराते हैं। किस नियम के अनुसार भरते हैं, वो भरते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, है ना। तो ये जो भरते हैं वो कुछ इस तरह भरते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इनको भरते कैसे हम, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और फिर इसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो डायरेक्ट हम इसमें डायरेक्ट नहीं भरते हैं, पहले एक एक भरेंगे, फिर दोनों भरना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये आप समझ लीजिए। ये मैंने बताया था, ये बात आप ध्यान रखिए। अभी इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, अभी आप एक बात समझिए। अभी मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, तो फॉर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ होता है, सेल होती है, सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू स्पिन वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। किसके से, ऑर्बिटल से, ठीक है। तो टोटल डायपोल मूवमेंट हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वजह से आ जाएगा, एक तो स्पिन की वजह से आ जाएगा, इस पर बार लगा लीजिए, प्लस पी एम ड्यू टू ऑर्बिटल। इसकी वैल्यू लगभग बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी एम टोटल को, पी एम लगभग स्पिन के बराबर। ये किसके लिए होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए, किसके लिए होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ये, ठीक है। यदि हम पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा ऑर्बिटल में, कुछ इस तरह। यदि हम पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह रहते हैं, ठीक है। फॉर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, एक ऑर्बिटल में मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब भी आप भरते हैं, ऐसा माना कि एक एग्जांपल लेते हैं हम किसका, सिलिकॉन का होता है चरूदा। तो इसमें हम कैसे भरते हैं, ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 2s 2p 3s 3p, और 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, 3s 3p 3d। सिलिकॉन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, ये जो बनाया ना मैंने, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल में आ जाएगा, ये हो जाएगी सेकेंड सेल। इस तरह आप समझ लीजिए आप इसको। सबसे पहले सेल होती है,
ये कहलाती है फर्स्ट सेल, इसके अलावा ऊपर सेकेंड सेल, ये कहलाती है थर्ड सेल। ठीक है, और जो सेल होती है ना, ये पूरी लाइन, एक सेल, सेकंड सेल, ये कहलाएगी थर्ड सेल। थर्ड सेल के अंदर ये जो बनाया ना मैंने खाना, ये कहलाएगा क्या, सब सेल, ये कहलाएगी सब सेल, ये कहलाएगी सब सेल। ठीक है, एक सब सेल में मैंने आपको बताया था कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। सिलिकॉन के लिए भर लीजिए आप 1s, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, फिर एक भरिए, एक भरिए, एक भरिए, कितने हो गए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके अलावा इसमें भर दीजिए 11, 12, 13, 14। तो इसमें देखिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, फॉर पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, इसके अलावा जो ऑर्बिटल होता है उसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, सॉरी चक्कर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पिन का डायपोल मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जीरो नहीं होता कि आप बोल रहे हैं एक इधर चक्कर लगा, एक ऐसा स्पिन हो रहा है, एक ऐसा स्पिन हो रहा है, तो दोनों जीरो हो जाएंगे। लगभग जीरो के बराबर होता है लेकिन जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट स्पिन हो जाएगा सबसे पहले तो, और आप वैसे भी देख सकते हैं ना कि एक इस डायरेक्शन में है, इसको यदि हम पॉजिटिव बोल दें तो दूसरा इस डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव बोल देंगे। और एक में 2 इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा कहीं पे भी मैंने लिखा है, नहीं लिखा ना, तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, इसलिए हम इनको 2 लिखते हैं। 2 कम से कम एक तो हो सकता है, एक अनपेयर हो सकता है, लेकिन यदि आने हैं तो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। इसीलिए इनका देखिए हम कैसे लिखते हैं, एक को लिखते हैं इस डायरेक्शन में, एक को लिखते हैं इस डायरेक्शन में। यदि हम ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे, यदि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। अपोजिट स्पिन होता है तो पीएम स्पिन की वजह से क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इनका। अपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट पीएम स्पिन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पीएम स्पिन लगभग बराबर हो जाता है पीएम ऑर्बिटल के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है ये तो हो गया इसका खेला। अब एक और नया टॉपिक आता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, माना कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर कंडक्टर बनाऊँ तो ये कंडक्टर कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डायपोल मूवमेंट है इससे थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ना, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, जब हम किसी मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें हो जाता है टॉर्क जनरेट। टॉर्क जनरेट हो जाता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है किसमें, जो कंडक्टर होता है उसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टॉर्क
प्रोड्यूस ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो टॉर्क जनरेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पी एम एच साइन थीटा। एक मिनट, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें टॉर्क जनरेट होता है, इसकी वैल्यू होती है पी एम। पी एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा एंगल होता है। ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, T इजिकल टू पी एम एच साइन थीटा। यदि T की वैल्यू 0 होगी, वो किस कंडीशन में होगा, थीटा इजिकल टू हो जाए या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री। इन दोनों कंडीशन में इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। यदि टॉर्क 0 हो जाएगा तो इन दोनों के ये पैरेलली अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इन दोनों के बीच में एंगल 180 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ठीक है। तो इसको मैं यहीं लिखने वाला हूँ, इफ़ थीटा इजिकल टू 0 तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल। और यदि थीटा इजिकल टू 180 हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू तब भी 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो इस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। और इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। ये हम क्यों पढ़ना है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा। और इन दोनों के बीच में जो टॉर्क लग रहा होता है, क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बीच में, इस टॉर्क को हम बोलते हैं क्या, अलाइनमेंट टॉर्क। इस टॉर्क को क्या बोलते हैं हम, अलाइनमेंट टॉर्क। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक field tries to align itself in the direction of magnetic field, इसलिए हम इसको बोलते हैं अलाइनमेंट टॉर्क। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी तो हमने क्या, एक डाइपोल लिया था और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। यदि हम दो डाइपोल को ले लें, कितने, दो डाइपोल को ले लें तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, दी म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स। तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, माना कि एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है। ठीक है, ये दो डाइपोल हैं आपके पास और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इसको मैं नाम दे दूंगा PM1 और ये हो जाएगा PM2, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है,
यदि इनके बीच में टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कुछ एंगल रहेगा, और इनके बीच में जो टॉर्क डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, टॉर्क डेवलप्ड बिटवीन टू डायपोल। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PM1 PM2 साइन थीटा। अब ठीक इसी तरह यदि एंगल की थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो दोनों डायपोल अलाइन हो जाएंगे, और थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा तब भी दोनों डायपोल अलाइन हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, टू डायपोल ट्राई टू अलाइन अलोंग ईच अदर। दोनों डायपोल अपने आप को कोशिश करते हैं कि ईच अदर की डायरेक्शन में अलाइन कर लें। ठीक है, देखिए यदि डायपोल की वैल्यू ज़्यादा है तो उन दोनों के बीच में टॉर्क भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिए, यानी कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के। अब देखिए ये हमने क्यों पढ़ा, ये भी आप समझ लीजिए। ये हमने इसलिए पढ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। डायमैग्नेटिक मटेरियल, और इसको हम ये भी बोलते हैं डायमैग्नेटिक इफेक्ट और डायमैग्नेटिज्म, ये बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं द परमानेंट डायपोल मूवमेंट द परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ पर मैग्नेटिक कर लीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। अब ये परमानेंट डायपोल मूवमेंट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ये होता है डायपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, द डायपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में ये जीरो रहता है। ठीक है, अब देखिए हमने जो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, PM मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किस किस की वजह से होता है, ड्यू टू स्पिन की वजह से, प्लस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की वजह से। अब जब इसकी वैल्यू डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जीरो हो जाएगी तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, PM स्पिन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PM ऑर्बिटल के, जीरो तभी तो वैल्यू होगी। और इसमें जो जीरो वैल्यू हुई है डायमैग्नेटिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अवेलेबल बैलेंस सेल में। ठीक है, अब देखिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। जब हम इस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड यदि हम अप्लाई करते हैं तो इसका जो डायपोल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एच द डाइपोल मूवमेंट इज induced in the opposite direction of h। तो ये थी आज तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको समराइज कर दूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, समराइज करना ज़रूरी है जिससे कि आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले आप ये बात समझिए, हमको मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको क्वांटम नंबर को पढ़ना पड़ेगा। तो क्वांटम नंबर के लिए क्वांटम नंबर क्या बताया, क्वांटम नंबर आपको बताता है एड्रेस, बताता है इलेक्ट्रॉन का। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में बताने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें जो सेल होती है, सबसे पहले सेल होती है, ये कहलाती है सेल। ठीक है, ये कहलाती हैं सेल। सेल के अंदर होती हैं सबसेल, सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो देखिए, ये हो जाएगी 1s, ये हो जाएगी 2s। यदि मैं 3s लिखता हूँ तो 3s हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या लगे 1s, ये इस तरह नहीं होगा, ये कहलाता है 1s, ये कहलाता है 2s, 3d, ओहो 2s 2d 3s 3d 3f। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन है, 3 की, 1 की लाइन, 2 की लाइन, 3 की लाइन, ये कहलाती है आपकी क्या, ये कहलाते हैं आपके सेल। सेल के अंदर सब सेल क्या हो जाएगा, इसमें केवल 1s में एक ही सेल रहेगा। 2 वाली लाइन में सब सेल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। इन सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस तरह रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये किस में, ये ऑर्बिटल कहलाता है, ये ऑर्बिटल कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, यदि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हमने पढ़ा था सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती, तो एक बात आप ध्यान रखिए, किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसी तरह यदि हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है, उसका जो एरिया होता है ना, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, और उसकी वैल्यू होती है, वो होती है आई करंट, ए एरिया होता है, एन होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, ये होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ठीक इसी तरह यदि हम एटम के अंदर घुसते हैं तो एटम में भी क्या होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस। ठीक है, और ये 2 वजह से होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन सेंटर क्या बहुत चक्कर लगा रहा होता है उस वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप बराबर मानिए, ये मत मानिए कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी चक्कर लगा रही हो और सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही हो। ठीक इसी तरह ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो डायपोल मूवमेंट। एक होता है स्पिन की वजह से, 2 वजह से डायपोल मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने जो ली थी, उसकी वैल्यू हमने क्या ली थी, IA_n²। ठीक है, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और एक स्पिन की वजह से आता है,
तो जो स्पिन की वजह से आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 माइक्रो बोर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइक्रो बोर की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, ये यूनिट होती है। तो दो वजह से उसमें डायपोल मूवमेंट आता है, एक स्पिन की वजह से और एक होता है रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, इसके अलावा ये बात का आप ध्यान रखिए कि जो पी स्पिन की वजह से डायपोल मूवमेंट आता है उसकी वैल्यू ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक इसी तरह यदि हम बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो पी स्पिन होता है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की कंपेयर टू उसके ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट की। तो टोटल वैल्यू को लगभग हम बराबर लिख सकते हैं पी स्पिन के बराबर। ठीक, इस तरह हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डायपोल मूवमेंट ड्यू टू स्पिन लगभग 0 के बराबर पहुंच जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्पिन लगभग पी ऑर्बिटल के बराबर हो जाता है। ये होता है किसमें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, ड्यू टू अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक इसी तरह यदि हम किसी डायपोल को, मैग्नेटिक डायपोल को यदि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल आता है। यदि हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये टॉर्क क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उनको अलाइन करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम इस टॉर्क को क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट टॉर्क। देखिए, यदि इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल के बीच में एंगल यदि 0 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं 0। कब हो सकता है, जब 0 वैल्यू थीटा की और थीटा की 180 वैल्यू हो। यदि दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल। द डायपोल इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, इसीलिए हम उस टॉर्क को क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट टॉर्क। ठीक है, यदि ये तो हमने कर ली क्या बात, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच की बात। यदि हम दो जो डायपोल होते हैं उनको ही रख दें तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, तो उनके बीच में जो फॉर्मूला आता है PM1 PM2 sin थीटा। ठीक, ये भी क्या, इनमें भी एक टॉर्क जनरेट होता है और ये भी अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे पैरेलल, और अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो इनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। द डायपोल ट्राइज टू अलाइन अलोंग ईच अदर। ठीक है, और ये डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इन दोनों के बीच में जो टॉर्क आएगा उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो हमको पढ़ना है टॉपिक, जो पढ़ने वाली बात शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से खास मटेरियल साइंस स्टार्ट होता है। ये बैकग्राउंड इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये चीज़ें रखनी ना पड़े। डायमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और डायमैग्नेटिक इफेक्ट और डायमैग्नेटिज्म। द परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ईच एटम इज 0। किसी भी एटम का परमानेंट डायपोल मूवमेंट 0 होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फील्ड की अब्सेंस में ये 0 होता है। ठीक है, तो ये किस किस का सम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ड्यू टू स्पिन और ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ठीक है, इन दोनों का सम होता है। यदि इसकी वैल्यू 0 आ गई है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए 0 आ गई है, तो इन दोनों की वैल्यू, पी स्पिन की वैल्यू अब माइनस के बराबर हो जाएगी पी ऑर्बिटल की वजह से। ठीक है, माइनस यानी कि पी स्पिन और पी ऑर्बिटल अपोजिट हो गए। इससे ये पता चलता है कि जो डायपोल रहेंगे वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्मूले से आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इनको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एच, वो किसकी वजह से आते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं, इसकी वजह से। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।